नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हमारा प्रशासन पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रशासन के ऊपर न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है और कैसे प्रशासन की जवाबदेही को तय करती है। चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस हिंदी भाषा में मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं या आने वाले वीडियोस हैं उनको देख डालिए और प्रशासन से संबंधित आपको फिर काफी हद तक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज समझते हैं प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। इससे पहले हमने देखा था कि विधान पालिका और कार्यपालिका किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। न्यायिक नियंत्रण यानी न्यायपालिका प्रशासन के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है। देखिए, सरकारी कार्य जो भी हो रहे हैं वो न्यायिक टिप्पणी के अधीन होते हैं। कार्यकारी जो होता है उसे कानून द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुरूप कार्य ही करने होते हैं। जैसे न्यायाधीश डगलस को ठीक कर लीजिएगा, डगलस ने कहा था कि न्यायपालिका जनता तथा देश के कानून की आत्मा की संरक्षक है। न्यायपालिका का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उनकी भूमिका है। और एल डी वाइट ने लिखा है कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण कार्यकारी के कार्यों की वैधता विश्वस्त करता है और नागरिकों को उनके संवैधानिक तथा अन्य अधिकारों पर अवैध और अनाधिकृत प्रवेश को रोकता है। इस प्रकार न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की संरक्षक होती है। इसको समझिए कि न्यायपालिका का काम क्या है। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। और मान लीजिए प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन के पास संसाधन है और प्रशासन का सीधा संबंध किनसे होता है, नागरिकों से होता है। अगर मान लो प्रशासन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लग जाए तो किसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, किसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, किस पर, नागरिकों पर। तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में काम करती है। जैसे नागरिकों को संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब वो मूल अधिकार कहीं पर भी प्रशासन अपने अधिकारों का प्रयोग करते टाइम अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन करता है, उस टाइम न्यायपालिका सामने आती है। साथ ही साथ हमने लास्ट वीडियो में जाना था जो प्रत्यायोजित कानून होते हैं। प्रत्यायोजित कानून में क्या होता है कि कानून बनाने की जो शक्ति, जो अधिकार था वो संसद का था। संसद ने सिर्फ कानून बनाया, एक ढांचा बनाया कानून का। उसको विस्तृत रूप किसने दिया, विस्तृत रूप दिया उसको कार्यपालिका ने। तो कार्यपालिका उस विस्तृत जो वो अधिकार था संसद वाला, उसके तहत, उसको मिले गए अधिकार के तहत जब कार्यपालिका नया कानून बनाती है तो उसको प्रत्यायोजित कानून कहा जाता है। यहाँ पर संसद कोई ऐसा कानून ना बना दे जो संविधान के खिलाफ हो तो क्या करता है, जो न्यायपालिका है उसका एक रिव्यू करता है, ठीक है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून है जो संविधान के किसी भी प्रोविजन के खिलाफ है, किसी भी मान लीजिए संविधान की कोई बात उसके खिलाफ है, तो वो कानून ही निरस्त कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही अगर मान लो कार्यपालिका ने भी कोई नया नियम बनाया है और वो नियम संविधान के खिलाफ है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो वो नियम भी क्या कर दिया जाएगा, निरस्त, नल एंड वॉइड, बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ काफी हद तक चीजें क्लियर आ गई होंगी। अब समझते हैं कि कहां पर जो न्याय पालिका है वो सामने आती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो जब कभी भी प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक आदेशों तथा अधिकार क्षेत्र में कमी, कानून तथ्यों, मूल अधिकारों के दुरुपयोग तथा कार्यविधि में अनियमितता का शिकार होती है, तब न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। परंतु ये ध्यान रहे कि न्याय पालिका जो होती है वो अपने आप चल करके प्रशासन क्या कर रहा है वो नहीं देखती। कोई नागरिक आकर के कोई कंप्लेन करता है, शिकायत दर्ज करता है, तब न्यायपालिका जो है वो बीच में दखल अंदाजी करती है, एक प्रकार से ये समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति अनुभव करता है कि इसके अधिकारों का हनन हुआ है अथवा किसी लोक अधिकारी की किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप हनन होने वाला है, तब वह न्यायालय का जो है द्वार खटखटाता है, उनका सहारा लेता है। तो परिस्थितियों के अनुसार न्यायालय जो होता है वो प्रशासनिक बातों में हस्तक्षेप कर सकता है। किस प्रकार से, देखिए, मान लीजिए कोई प्रशासनिक अधिकारी है और वो कोई काम कर रहा है, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तब न्यायालय उसको रोकता है काम करने से। इसको हम कहते हैं क्षेत्राधिकार की कमी।
प्रत्येक अधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र के चारों कोनों के भीतर ही जो उसे सौंपे गए हैं और निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर ही कार्य जो है वो करना होता है। यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के काम करता है, तब उसके कार्य को न्यायालय द्वारा अधिकार के बाहर समझे जाएंगे और वो प्रभावहीन हो जाएंगे। मान लीजिए ये कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उसका डिस्ट्रिक्ट एरिया ये है, तो उसको इसी क्षेत्र में काम करना होता है। अगर वो बाहर कोई जाकर के कानून बनाएगा, तो वो गलत माना जाएगा और न्यायालय उसको बिल्कुल निरस्त कर देगा। ठीक है? फिर आता है कानून में अशुद्धि, जिसको हम कहते हैं एरर ऑफ लॉ। ये क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई सार्वजनिक अधिकारी, कोई लोक प्रशासनिक अधिकारी है और वो किसी कानून को समझने में भूल कर सकता है। कोई मान लीजिए कोई बात कही गई संसद के द्वारा, कोई कानून बनाया गया, कोई नया नियम बनाया गया और वो अधिकारी उसको ढंग से समझता नहीं है, भूल कर सकता है। उसके परिणाम स्वरूप कोई निर्णय ले लेता है जिससे एक नागरिक के अधिकार जो हैं वो छिन जाते हैं। तो नागरिक को इससे पीड़ा हुई है और वो न्यायालय में जा सकता है। फिर होता है तथ्य का पता लगाने में भूलें। एक लोक अधिकारी जो होता है, मान लीजिए तथ्य हैं उसके पास, फैक्ट्स हैं, लेकिन उसका अर्थ गलत निकाल लेता है या उनकी अनदेखी कर सकता है, तो गलत कल्पना, गलत आधार पर आपने जो फैसला लिया था, उसका अगर नुकसान किसी नागरिक को झेलना पड़ रहा है, तो बिल्कुल न्यायालय यहाँ पर हस्तक्षेप करेगा। अधिकार के मार्ग। अब हुआ ये कि एक अधिकारी को मान लो अधिकार दे दिए, जैसे एक पुलिस वाले को गोली चलाने का अधिकार है, लेकिन अगर वो अपने बेनिफिट के लिए, अपना बदला लेने के लिए किसी को मार देता है, गलत है। बदले की भावना जो है, अगर मान लो वो अपने अधिकार का यूज किसी बदले के लिए कर रहा है, तो वो गलत है और वहां पर न्यायालय हस्तक्षेप करता है और दंड दे सकता है। जैसे आप बहुत बार सुनते होंगे, आप देखते हो अपने आसपास की जो क्रिमिनल्स होते हैं, मुठभेड़ के अंदर उनकी मौत हो जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। तो पुलिस अधिकारियों पे पूरी जांच होती है। कारण ये होता है ये देखने के लिए कि पुलिस अधिकारियों ने कहीं किसी बदले की भावना से प्रेरित होकर के तो उसको नहीं मारा या फिर अपनी जान बचाने के लिए उसको मारा है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से न्यायालय जांच प्रक्रिया के तहत ही आ जाता है। और फिर आता है प्रक्रिया में अशुद्धि। प्रक्रिया में अशुद्धि मतलब कि जिस कानून को फॉलो करके हमें जो प्रक्रिया बताई गई थी, अगर हमने वो प्रक्रिया ढंग से नहीं मानी है, तो क्या होगा, एक लोक अधिकारी को न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ेगा। जैसे हमने कह दिया कि कर या टैक्स लगाने का ये एक तरीका है, ठीक है? कोई भी अधिकारी ये तरीका फॉलो नहीं करता है, तो वो क्या होगा, न्यायालय के सामने नागरिक जो है वो जा सकता है। जैसे प्रशासन अपने काम को करने के लिए टेंडर रिलीज करता रहता है, टेंडर। अब वो टेंडर मान लो उसने दिया और वो टेंडर सही तरीके से प्रक्रिया को फॉलो करके नहीं दिया गया, तो किसी नागरिक को परेशानी हुई और वो नागरिक जाकर के अगर न्यायालय के सामने पेश होता है, तो न्यायालय उसकी बात सुनता है। ये कुछ कारण हैं और वो हमने समझे। अब न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं हैं, जैसे सॉरी, देखिए, सभी प्रशासनिक कार्यवाहियां न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं होती। एक तो मैंने आपको बताया कि नागरिक अगर प्रशासन के खिलाफ न्याय प्रक्रिया में जाता है, न्यायपालिका में जाता है, तब जाकर के न्यायपालिका सुनवाई कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो उन प्रशासनिक कार्यों को ही ये ध्यान में रखते हैं कि जो उन तक शिकायत के रूप में आते हैं। अपने आप ये जाकर के प्रशासन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल होती है और कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जो मामले न्यायालयों में कई वर्षों तक लटके रहते हैं। अगर आपने मूवी देखी होगी जोली एलएलबी 2, ठीक है? उसमें आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए, अब पैसा कमाने के लिए वो किसी और पर्सन की जगह दूसरे पर्सन को मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं उसका और फिर न्यायिक प्रक्रिया पूरी चलती है। तो वो बताता है और उसका जो कंक्लूजन होता है वहां पर बताया गया कि जुडिशरी में बहुत कई करोड़ मामले पेंडिंग हैं और जुडिशरी में लोग बहुत कम है, मतलब जजेस बहुत कम है। तो इतने सारे जजेस के सामने इतने सारे केसेस का होना, ये न्यायिक प्रक्रिया को बहुत धीमा बना देता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें ये इंश्योर किया जाता है कि किसी भी अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसकी कोई गलती नहीं है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो वो ऑब्वियसली जो है धीरे जो है वो प्रक्रिया हो जाती है। न्यायिक प्रक्रिया हमेशा ज़्यादा खर्चीली होती है और जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं पाते हैं। और
न्यायालय जो है उन अभियोगों पर निर्णय देने की स्थिति में न हो जिसमें प्रशासनिक कार्यवाही अधिक तकनीकी प्रकृति की हो। तो क्योंकि न्यायाधीश केवल कानून विशेषज्ञ होते हैं, तकनीकी बातों के नहीं। इसीलिए क्या किया गया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला जो चैप्टर है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जो न्यायालय काम करता है, वो कानून के तो विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन तकनीकी मामलों के नहीं। तो वहां पर क्या किया जाए तकनीकी मामलों में, ये कहा गया कि ठीक है, हम क्या करते हैं, प्राधिकरण बना देते हैं, ट्राइब्यूनल हम बना देते हैं। तो ये जो तकनीकी मामले हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में ना जाकर के उस प्राधिकरण के तहत जाएंगे। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, बहुत बार न्यूज में भी आता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये एनवायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं, न्यायिक प्रक्रिया के ही हैं, लेकिन है पर्यावरण से संबंधित, वो यहाँ पर जाते हैं न कि न्यायालय की प्रक्रिया में। तो उम्मीद करती हूँ ये जो लेक्चर है वो आपको काफी हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए होंगे इस लेक्चर के माध्यम से। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं या फिर आप यूपीएससी, पीसीएस और नेट के लिए हिंदी में और इंग्लिश में लोक प्रशासन का एक कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। साथ ही साथ अगर आपको प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है आपके मन में और उसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9896859767। कॉन्टेक्ट फ्री यूपीएससी हमारा ईमेल है। साथ ही साथ इसी नंबर पे आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा। अगर मान लो नहीं मिलता है तो आप इन नंबर पे जो है मैसेज करके अपना ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।